स्वागत है आप सभी का साइकोलॉजी की इस क्लास में। और मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आप सभी के साथ एक बार फिर से साइकोलॉजी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनालिटी या व्यक्तित्व। पर्सनालिटी एक ऐसा वर्ड है जिसका हम अपने डेली लाइफ में अक्सर यूज़ करते हैं, कभी अपने लिए कभी दूसरों के लिए। जैसे मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, या मेरी पर्सनालिटी उतनी अच्छी नहीं है, या मेरे फ्रेंड की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, या वो अच्छी पर्सनालिटी वाला इंसान नहीं है। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जिनका हम अक्सर यूज़ करते हैं, लेकिन जो अर्थ हम समझ रहे हैं पर्सनालिटी से, क्या वही अर्थ है पर्सनालिटी का? और अगर वो नहीं है तो फिर पर्सनालिटी का अर्थ क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इन सभी के बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनालिटी वर्ड की, कि पर्सनालिटी जो वर्ड है जिसे हम हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं, वो आया कहाँ से, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। पर्सनालिटी एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है। लैटिन वर्ड पर्सोना से पर्सनालिटी बना, और जो पर्सोना वर्ड है उसकी मीनिंग होती है मुखौटा या मास्क। अब ये मास्क वो मास्क नहीं है जिसे आजकल हम लोग लगा के घर से बाहर निकलते हैं। ये कोरोना वाला मास्क नहीं है। यहाँ पर इस मास्क से मतलब है कि एक मुखौटा। आपने देखा होगा कई बार मूवीज़ में या नाटक में लोग एक मुखौटा लगाकर एक्टिंग करते हैं, या जब हम किसी दूसरे के पर्सनालिटी को प्ले करते हैं, वो भी क्या है, एक तरीके से हम दूसरे की पर्सनालिटी, दूसरे के लाइफ को जब हम प्ले करते हैं तो हम दूसरे का मुखौटा लगा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सभी ने मूवी देखी होगी महेंद्र सिंह धोनी। अब जो महेंद्र सिंह धोनी मूवी थी, उस मूवी में जो एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने क्या किया था, उनकी रियल लाइफ देखा जाए तो क्या था, वो एक एक्टर हैं, ठीक, वो सुशांत सिंह राजपूत हैं। लेकिन उन्होंने उस मूवी में मुखौटा किसका लगा रखा था, MS धोनी का। यानी वो MS धोनी का रोल प्ले कर रहे थे। यानी यहाँ पर पर्सोना वर्ड का मेन मतलब है मुखौटा या मास्क से, ठीक है। और पहले की जो मान्यताएं थी वो ये थी कि अगर कोई व्यक्ति वेल मेंटेन्ड है, अच्छे कपड़े पहन रखा है और अच्छी गाड़ी में घूम रहा है, तो लोग कहते थे कि यार इसकी पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी है। मतलब पहले जो पर्सनालिटी का निर्धारण होता था वह किससे होता था, वह व्यक्ति के बाहरी आकर्षण से, उसका जो बाहरी दिखावा था, बाहरी पहनावा था, उसी को देखकर हम उसकी पर्सनालिटी के बारे में जज करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब साइकोलॉजी फील्ड तेज़ी से आगे बढ़ा और जब साइकोलॉजी में नए नए रिसर्च होने लगे, तो क्या हुआ कि जो पर्सनालिटी वर्ड है उसको एक अलग नज़रिए से देखा जाने लगा। और मनोवैज्ञानिकों ने 50 से अधिक परिभाषाएं दी पर्सनालिटी की, जिनमें आलपोर्ट की परिभाषा को सबसे मेन माना जाता है। आलपोर्ट ने पर्सनालिटी को परिभाषित किया। इन्होंने बताया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है, जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि व्यक्तित्व मनोशारीरिक तंत्रों का, मतलब मन और शरीर दोनों, साइक भी है और फिजियोलॉजी भी है, इसीलिए इसको साइकोफिजियोलॉजिकल कहा जा सकता है, कि मन शरीर दोनों तंत्रों का, दोनों सिस्टम एक साथ हैं। पहले क्या था, केवल शरीर को ही देखकर, बाहरी आउटलुक को ही देखकर पर्सनालिटी को डिफाइन किया जाता था। लेकिन इसमें क्या बता रहे हैं, मन और शरीर दोनों, यानी उस व्यक्ति का व्यक्तित्व अंदर से कैसे है और वह बाहर से कैसे दिख रहा है, दोनों को यहाँ पर इन्होंने बताया इसके अंतर्गत, कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है। अब यहाँ पर एक बार वर्ड का यूज़ किया गया, गतिशील।
तो गतिशील क्यों बोला गया पर्सनालिटी को? क्यों? क्योंकि हमारी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, हमारी पर्सनालिटी चेंज होती रहती है, इसीलिए इसको गतिशील बोला गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन है, वह काफ़ी ईमानदार है, बहुत ही ईमानदार है वो, तो आज तो वह ईमानदार है, लेकिन कल हो सकता है कि वह बहुत बड़ा रिश्वत का ऑफ़र आ जाए और वो अपनी ईमानदारी से हट जाए, तो क्या हो गया, उसने मूव ऑन कर लिया वहाँ से। इसीलिए इसको गतिशील कहा गया, क्योंकि पर्सनालिटी में चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो वहाँ से मूव ऑन नहीं करता है तो उसको फिर उसका क्या माना जाएगा, उसका पर्सनालिटी ट्रेट मान लिया जाएगा कि ये इसका गुण है। लेकिन आम भाषा में ये कहते हैं कि पर्सनालिटी जो है वो चेंज होती रहती है, इसलिए इसको गतिशील या गत्यात्मक संगठन कहा गया। उसके बाद जो लास्ट लाइन है, लास्ट है कि वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। अब पर्सनालिटी की मदद से क्या होता है, पर्सनालिटी में व्यक्ति किसी नए वातावरण में या अपना जो उसका वातावरण है उसमें अपूर्व समायोजन करता है। अपूर्व मतलब यूनिक, क्योंकि प्रत्येक पर्सन की पर्सनालिटी अलग अलग होती है और सब अलग अलग तरीके से अपने इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट करते हैं। जैसे आप एक पार्टी में जा रहे हैं, अब आप पार्टी में दूसरे तरीके से बिहेव कर रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति दूसरे तरीके से बिहेव कर रहा है, आपके पड़ोसी दूसरे तरीके से लोगों से मिलजुल रहे हैं, तो सबकी एक अलग यूनिकनेस है उस पार्टी में अपने आप को समायोजन करने की, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की। तो समझ में आ गया पर्सनालिटी क्या है। व्यक्तित्व मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील यानी डायनेमिक या गत्यात्मक संगठन है जो उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। नेक्स्ट, आइजेंक ने भी कुछ इससे मिलती जुलती ही बात कही। आइजेंक ने क्या बताया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, यहाँ पर कॉमा आप करते जाइएगा, व्यक्ति के चरित्र, चित्त प्रकृति, ज्ञान शक्ति तथा शरीर गठन का करीब करीब एक स्थायी या टिकाऊ संगठन है। किसकी बात कर रहे हैं, व्यक्ति के कैरेक्टर की, उसकी जो टेम्परामेंट है उसकी, इसके साथ साथ उसकी जो नॉलेज पावर है और उसका जो फिजिक है, जो शारीरिक गठन है, इन सब का एक स्थायी, करीब करीब स्थायी बोला। अब इन्होंने स्थायी क्यों नहीं बोला, क्योंकि पर्सनालिटी में चेंजेस होते रहते हैं, इसीलिए करीब करीब स्थायी बोला गया। क्योंकि जो चेंज होते भी हैं वो बहुत मेजर चेंज नहीं होते हैं। हमारी पर्सनालिटी में बहुत कम बार देखा गया है कि बहुत मेजर चेंज हो, वरना जो भी चेंज होते हैं थोड़े बहुत चेंज होते हैं व्यक्ति की पर्सनालिटी में। तो इसीलिए इन्होंने कहा करीब करीब एक स्थायी या टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। यानी हमारी पर्सनालिटी डिटर्मिनेट करती है, निर्धारित करती है कि हम अपनी इन्वायरमेंट में, अपने एटमॉस्फेयर में, जो हमारा आसपास का पर्यावरण है या जो हमारे आसपास के लोग हैं, उनमें हम कैसे अपने आप को एडजस्ट करेंगे, समायोजन करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ निर्धारकों की। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। सबसे पहले हम देखेंगे जैविक निर्धारकों को। जैविक निर्धारक कौन कौन से हैं जो पर्सनालिटी को डिटर्मिनेट करते हैं, उसको निर्धारित करते हैं। तो जैविक निर्धारकों में भी जो पहला है वो है शरीर रचना तथा शारीरिक स्वास्थ्य। जो व्यक्ति की शारीरिक संरचना होती है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। कैसे, इसको हम देखते हैं। व्यक्ति की शारीरिक संरचना से संबंधित सभी शील गुण वंशानुगत होते हैं। यानी जो हमारी शारीरिक संरचना होती है, जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो हमें किससे मिला है, हमें अपने पेरेंट्स से मिला है। किसके थ्रू मिला है, हेरिडिटी के थ्रू मिला है, वंशानुगत कारकों के द्वारा मिला है। लेकिन कई बार यह देखा जाता है कि जो गुण मिले हैं वह हमारे माता पिता से ना मिलकर
हमारे पूर्वजों द्वारा मिले होते हैं। यानी सिर्फ माता पिता की ही क्वालिटीज़ हमारे अंदर नहीं आती, माता पिता के भी जो माता पिता हैं, उनके जो माता पिता हैं, उनकी भी क्वालिटीज़ हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। इसीलिए कई बार जो बच्चे की क्वालिटीज़ रहती हैं वो सीधे पेरेंट्स से ना मिलकर उनके दादा दादी या नाना नानी से मिलती हुई दिखती हैं। जैसे आपने सुना होगा कई बार छोटे बच्चों को देखकर घर में बड़े लोग बोलते हैं कि ये तो अपने दादा पे गया है या तो अपने नाना पे गया है। तो ये चीज़ें क्या हैं, उनकी क्वालिटीज़, दादा की क्वालिटीज़ या उसके नाना की क्वालिटीज़ उसके अंदर दिखाई पड़ रही हैं। और वो कैसे आई उसके अंदर? वह आई आनुवंशिकता के द्वारा। शारीरिक सील गुण तथा स्वास्थ्य का प्रभाव मानसिक सील गुणों के विकास पर पड़ता है। अब जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो हमारे मेंटल स्ट्रक्चर या हमारे मेंटल ट्रेट को भी प्रभावित करता है। कैसे? अगर आप जा रहे हैं रास्ते से और कोई बोल देता है यार कितनी अच्छी पर्सनालिटी है, यार तुम्हारी बॉडी तो बहुत अच्छी है, तो क्या होता है, हमें एक अंदर से हमें एक प्रसन्नता की अनुभूति होती है और हम अंदर से प्रसन्न हो जाते हैं और फिर हम अच्छे से किसी काम को भी कर लेते हैं, काम करने में मन भी लगता है। लेकिन अगर वहीं पे आप घर से निकले कोई काम करने के लिए और किसी ने टोक दिया आपको, बॉडी कैसी है तुम्हारी, एकदम भद्दे लग रहे हो, बेकार से लग रहे हो एकदम, तो क्या होता है, वो चाहे मजाक में ही बोल रहा हो लेकिन हम उसको सीरियसली लेते हैं और हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि जो शारीरिक सील गुण हैं उनका भी प्रभाव हमारे मेंटल ट्रेट्स पर पड़ता है, मानसिक सील गुणों पर पड़ता है। जैसे यहाँ पर जो बताया जा रहा है उसको भी देखते हैं। जैसे सुंदर, स्वस्थ एवं आकर्षक शरीर गठन वाला बच्चा सभी लोगों को आकर्षित करता है तथा लोगों का व्यवहार उसके प्रति अनुकूल होता है। जाहिर सी बात है, आपने भी देखा होगा घर में अगर छोटा बच्चा है, क्यूट सा है एकदम और साफ़ सुथरे कपड़े पहना के रखते हैं पेरेंट्स, और वो हेल्दी है थोड़ा सा, तो सबका अट्रैक्शन उसकी तरफ रहता है। सब चाहते हैं कि उसको हम उठाएं, गोदी में खिलाएं, और जिससे क्या होता है उसको भी अच्छा लगता है। उसको भी, आप, हमें लगता है कि उसको पता नहीं चलता लेकिन उसको ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, वो भी नोटिस करता है, उसको भी अच्छा लगता है कि हाँ मुझे खिला रहे हैं सारी चीज़ें। तो इससे क्या होता है, इसका परिणाम ये होता है कि बच्चे में श्रेष्ठता की भावना तथा आत्मसम्मान की भावना बड़ी तेज़ी से विकसित होती है। जबकि अगर कोई बच्चा है जिसका स्वास्थ्य हमेशा ख़राब रहता है, वो हमेशा बीमार ही रहता है, हमेशा रोता रहता है, बीमार है तो रोएगा ही, और रोता रहता है तो क्या होता है कि किसी भी पर्सन का उसके पास जाने का मन ही नहीं करता। हाँ, अगर उसके पेरेंट्स हैं या उसके घर के सदस्य हैं तो वो तो जाएंगे, लेकिन बाहरी किसी पर्सन का उसके पास जाने का मन नहीं करता। सब कहते हैं अरे यार ये तो बड़ा रोतड़ू है, हटाओ इसको। इससे क्या होता है, इससे उस बच्चे में एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ जाती है, एक असुरक्षा की भावना विकसित हो जाती है और वो इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है। सामवेगिक रूप से वह अस्थिरता का गुण विकसित कर लेता है खुद में। तो समझ में आया कैसे जो फिजिकल ट्रेट हैं वो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। दूसरा अब हम देखते हैं कि शारीरिक रसायन तथा जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, मानी बॉडी केमिकल्स और इंडोक्राइन ग्लैंड कैसे हमारे व्यक्तित्व में प्रभावकारी हैं। अब आप सभी को पता होगा, जो खासकर जो बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे होंगे, कि हमारे अंदर, हमारी बॉडी में दो प्रकार के ग्लैंड होते हैं, एक तो बाह्यस्रावी ग्रंथियां और एक अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां मतलब जिनका जो स्राव होता है, ऐसी ग्रंथियां जिनका स्राव शरीर के अंदर होता है, तथा बाह्यस्रावी ग्रंथियां जैसे, जिसमें सबसे मेन है हमारा स्वेट ग्लैंड। जो हमारे अंदर पसीना निकलता है वो कहाँ से निकलता है, वो बाह्यस्रावी ग्रंथियों के द्वारा ही बाहर निकलता है। लेकिन यहाँ पर हम बाह्यस्रावी ग्रंथियों की बात नहीं करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड की या अंतःस्रावी ग्रंथियों की, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों का व्यक्तित्व के निर्धारकों में महत्वपूर्ण स्थान है।
अब अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो स्राव होता है उसको हम हार्मोन्स कहते हैं। और हार्मोन्स की एक क्वालिटी होती है कि वह सीधा खून में मिल जाता है और खून में मिलकर वह व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करता है। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बताया गया है जिनका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो सबसे पहली जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि है वह है पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जिसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। अब मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि क्या होता है कि यह अन्य कई ग्रंथियों को, अन्य कई अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी कंट्रोल करती है, तो इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो अग्रवर्ती भाग होता है उससे सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स निकलता है, या जिसे हम वर्धन हार्मोन्स या इसके साथ साथ ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं। अब इस हार्मोन्स की अगर अधिकता होती है तो व्यक्ति की लंबाई काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन अगर यह हार्मोन्स सामान्य मात्रा से कम मात्रा में निकलता है और खून में जाकर मिलता है तो क्या होता है, व्यक्ति बौना रह जाता है। अग्रवर्ती भाग से कई अन्य हार्मोन्स भी निकलते हैं और जिन्हें हम संयुक्त रूप से ट्रॉपिक हार्मोन्स कहते हैं। अब बात करते हैं इसके पश्चवर्ती भाग की। तो पीयूष ग्रंथि का जो पश्चवर्ती भाग होता है, पोस्टीरियर जो एरिया होता है, पार्ट होता है, उससे पिट्यूटरिन हार्मोन्स निकलता है। और पिट्यूटरिन हार्मोन्स हमारे ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप, स्नेही मसल्स जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं उनको, और इसके साथ साथ किडनी, वृक्क जिसे कहते हैं हिंदी में, उसके कार्यों को भी मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। अब इस ग्रंथि का जो स्थान होता है वह होता है किडनी के जस्ट ऊपर। किडनी के ऊपर इसका स्थान होता है और इसके दो पार्ट होते हैं, बाह्य भाग और आंतरिक भाग। बाह्य भाग को एड्रिनल कॉर्टेक्स कहा जाता है तथा जो इनर पार्ट होता है उसे हम एड्रिनल मेडुला कहते हैं। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स का क्या होता है? तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिन हार्मोन्स निकलते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिन हार्मोन्स निकलते हैं जो कि व्यक्ति के कार्बोहाइड्रेट, नमक एवं चयापचय क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट, साल्ट और जो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको कौन कंट्रोल करता है? तो वो होता है कॉर्टिन हार्मोन्स के द्वारा। और यदि यह सही से कार्य ना करे तो व्यक्ति में निष्क्रियता बढ़ जाती है, वो लेजी सा फील करता है। अब यहाँ पर देखें एड्रिनल जो मेडुला है, तो एड्रिनल मेडुला को हम दो पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे। एड्रिनल मेडुला से दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। पहला है इपाइनेफ्राइन और दूसरा है नॉरपाइनेफ्राइन। और जिनमें से जो नॉरपाइनेफ्राइन है उसका रोल काफ़ी अधिक होता है, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है कि जो व्यक्ति की फिजियोलॉजी है, जो दैहिकी है, उसका नियंत्रण होता है। इसे आपातकालीन हार्मोन्स भी कहते हैं। और जब यह रक्त में मिलता है तो क्या होता है कि व्यक्ति की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, उसके अंदर की सक्रियता बढ़ जाती है। और यदि हम इपाइनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन को एक साथ मिलाकर देखें तो उसे हम कहते हैं कैटाकोल हार्मोन्स। नेक्स्ट हमारा, आप सब इससे परिचित होंगे, बहुत बार अपने घर में भी इस वर्ड का नाम सुना होगा, थायराइड ग्लैंड। कहते हैं ना कि थायराइड बढ़ गया है, अरे मेरा तो थायराइड बढ़ गया है, ये हो गया है। ये सारी चीज़ें हम घर में अक्सर सुनते रहते हैं कि थायराइड चेक करा लो, कहीं थायराइड तो नहीं बढ़ गया है। थायराइड कहाँ पर पाया जाता है? जो थायराइड ग्लैंड है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो वह होते हैं हमारे गले में, कंठ में। और इससे थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है जिससे
पूरे बॉडी का जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है, चयापचय क्रिया होती है, उस पर नियंत्रण रखा जाता है तथा यह जो बॉडी का डेवलपमेंट होता है उसको भी यह इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट हमारा पैराथायराइड। अब जो कंठ ग्रंथि होती है, जो थ्रोट ग्लैंड है, उसके जस्ट बगल में ही पैराथायराइड ग्लैंड पाया जाता है और इससे पैराथॉर्मोन नामक हार्मोन्स निकलता है। अब ये क्या करता है, तो ये हमारे जो ब्लड में कैल्शियम और जो फास्फेट होता है उसकी मात्रा को ये निर्धारित करता है, डिटर्मिनेट करता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो व्यक्ति में शिथिलता बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है पैनक्रियाज ग्लैंड, जिसका स्थान हमारे आमाशय में होता है, पेट में होता है। इससे दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं और वह दोनों अलग अलग कोशिकाओं से संबंधित होते हैं। पहला है बीटा सेल, बीटा कोशिका, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन जो हार्मोन्स है उसका स्राव होता है। अब इंसुलिन, जिनके भी घर में शुगर पेशेंट होंगे उन्होंने पक्का इस वर्ड का नाम सुना होगा, इस वर्ड से वो परिचित होंगे। तो इंसुलिन का जो कार्य रहता है वह क्या रहता है कि वह जो रक्त में, ब्लड में जो शुगर का लेवल है, शर्करा की जो मात्रा है, उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करता है, तो यदि इंसुलिन का जो स्राव है वह सही ढंग से हो रहा है, शर्करा यानी शुगर का ऑक्सीकरण ठीक ढंग से होता रहता है। इसको ऐसे समझें कि मान लीजिए आप बॉडी में, हम खाना खाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी चीज़ें खाते हैं उसमें शुगर होता है, काफ़ी कुछ चीज़ों में शुगर होता है, तो उससे क्या होता है, हमारा शुगर लेवल बढ़ता है। लेकिन जो इंसुलिन रहता है, इंसुलिन जो हार्मोन्स है, वो उस शुगर लेवल को ऑक्सीकृत कर देता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे हमने क्या किया, हमने एक बर्तन लिया और उस बर्तन में हमने पानी रखा गर्म होने के लिए गैस पर। अब नीचे से गैस जल रहा है और पानी गर्म हो रहा है, पानी उबलने लगा भाप बन के, और वह धीरे धीरे पानी कम होता जा रहा है। और जितना कम होता है हम ऊपर से उतना पानी उसमें अलग से ठंडा पानी डाल भी दे रहे हैं। नीचे से गैस एक मात्रा में जल रही है, लेकिन क्या हुआ कि आपने गैस को धीमा कर दिया, तो क्या होगा कि पानी जो उबल रहा है, उबलना थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन आप जो ऊपर से और पानी उसमें डाल रहे हैं, वो पानी डालना आप नहीं बंद कर रहे हैं। गैस धीमा हो गया और आप पानी डालना फिर भी नहीं बंद कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि पानी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पानी जल्दी उबल ही नहीं पाएगा, क्योंकि गैस धीमा हो गया है और बाहर से पानी पड़ रहा है, इसलिए उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर इसको ये समझें कि जो गैस है वो इंसुलिन है। जब वह सामान्य से कम मात्रा में हो जाता है तो जो ऑक्सीकरण है, जो पानी भाप बन रहा है, वो क्या हो, उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। किसका? शुगर का। और पानी क्या है? शुगर है। अब शुगर का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जब इंसुलिन कम मात्रा में स्राव होता है, यानी आपने गैस धीमा कर दिया, तो इससे क्या होता है कि जो शुगर है वो ऊपर से बराबर डाला जा रहा है और इंसुलिन कम मात्रा में स्राव हो रहा है, तो ऑक्सीकरण हो नहीं पाएगा और शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। अब वापस आते हैं टॉपिक पर। तो जो बढ़ा हुआ शुगर रहता है वह यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। इसीलिए आपने देखा होगा जिनको बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ा होता है उनको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। और अगर इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, क्या होगा कि जितनी भी शुगर हमारे बॉडी में है उसका ऑक्सीकरण होने लगेगा। अब ऑक्सीकरण हो जाएगा तो एनर्जी उतनी ज़्यादा मिलेगी नहीं। फिर क्या होगा कि व्यक्ति में भ्रम और विभ्रम की स्थिति पैदा होने लगती है। रस्सी को सांप समझने लगेंगे। मतलब भ्रम का मतलब हुआ कि रस्सी पड़ी है और आप समझ रहे हैं कि ये रस्सी नहीं सांप है। विभ्रम का क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ है ही नहीं, ना रस्सी है ना सांप है, फिर भी आपको लग रहा है कि वहाँ पर सांप है।
तो ये हो गया विभ्रम। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कब? जब इंसुलिन की मात्रा एक लेवल से अधिक मात्रा में स्रावित होने लगती है। दूसरा जो सेल है वह है अल्फा सेल या अल्फा कोशिका। इससे ग्लूकागॉन हार्मोन्स निकलता है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर की। इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से हैं जो व्यक्ति के पर्सनालिटी को डिटरमाइन करते हैं, उसको निर्धारित करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है सामाजिक कारक। यहाँ पर देखें बताया गया है कि जिस परिवार में माता पिता द्वारा बच्चों को ज़्यादा प्यार दुलार दिया जाता है, ऐसे बच्चे बड़े होने पर क्या होगा कि वे असुरक्षा की भावना, हड़बड़ाहट तथा समायोजन में कमी महसूस करते हैं। आपने देखा होगा अपने घर में भी या आसपास में भी कि बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार दुलार, अरे मेरा बेटा ऐसा है, अरे मेरा बेटा, मतलब 24 घंटे उसी के पीछे लगे रहते हैं। कोई भी काम उसको नहीं करने देते, सारे काम उसको खुद से कर देते हैं। तो ऐसे बच्चे बाहर निकलने पर वो काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं और बाहर के एनवायरनमेंट में जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जिन परिवार में बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा सख्ती रखा गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाई गई, वह पूरी तरीके से वह भी क्या होता है, वो पेरेंट्स पर डिपेंड हो जाते हैं। कोई भी कार्य करना होता है तो वो पेरेंट्स के अधीन रहते हैं। थर्ड है हमारा, जिसमें ऐसे बच्चे जो माता पिता से उचित प्यार और दुलार नहीं पाते हैं, मतलब उनको माता पिता इग्नोर करके रहते हैं। जैसा कि आजकल मेट्रो सिटीज़ में होता है कि पेरेंट्स, मतलब फादर और मदर दोनों वर्क कर रहे हैं, दोनों काम पे जा रहे हैं और जो बच्चा है उसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे बच्चों में शर्मीलापन तथा संकोची प्रवृत्ति देखी गई है। मतलब वो कोई भी काम करने से पहले बहुत ज़्यादा संकोच करते हैं, बोलें ना बोलें, करें या ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऐसा परिवार जिसमें परिवार का वातावरण जो है वो स्नेहपूर्ण रहता है, लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो उस परिवार के जो बच्चे रहते हैं वो उसमें काफ़ी श्रेष्ठता और आत्मविश्वास के गुणों का विकास बहुत तेज़ी से होता है और इसे एक आदर्श परिवार भी कहा जाता है। लास्ट है हमारा ऐसा परिवार जहाँ पे अक्सर लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, ये सभी चीज़ें होती रहती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे परिवार के बच्चे कैसे होंगे। उनमें डर की भावना, हीन भावना तथा इमोशनल इनस्टेबिलिटी देखी जाती है। वह इमोशनल अनस्टेबिलिटी देखी जाती है, या कह सकते हैं कि वह सांवेगिक रूप से अस्थिर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूँ। मैंने चैनल पर देखा तो मुझे पता चला कल कि 60% लोग ऐसे हैं, 100 में से जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं उसमें से 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो केवल बस वीडियोस देख लेते हैं। केवल 40% ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और वीडियोस देखते हैं। तो आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं और वीडियोस आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है, इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रही है वीडियोस से वो आपके लिए यूज़फुल है, तो कोशिश यही करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे एक मोटिवेशन मिलता है, फीडबैक मिलता है। जैसे अगर आप कोई काम करते हैं और उस काम के लिए आपको कोई रिवार्ड मिलता है तो आप दोबारा उस काम को करना चाहते हैं। और अगर आप बहुत अच्छा काम करें लेकिन आपको कोई रिवार्ड ही ना मिले, कोई रिस्पॉन्स ही ना मिले, तो आप क्या उस काम को करना चाहेंगे नेक्स्ट टाइम? नहीं करना चाहेंगे। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक भी करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें। नेक्स्ट जो हमारा है वह है बर्थ ऑर्डर के आधार पर, जन्म क्रम के आधार पर। तो इसको प्रतिपादित किया था एडलर ने। एडलर ने बताया कि जो बच्चों का क्रम होता है पैदा होने का, उस पर भी डिपेंड करता है कि उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। जैसे जो पहली संतान होती है, जो घर का बड़ा बच्चा होता है,
एडलर बताते हैं वह एकांत प्रिय होता है और अंतर्मुखी स्वभाव का होता है, यानी वह अकेले में रहना पसंद करता है और वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का होता है। जो बीच के बच्चे होते हैं, मतलब पहला बच्चा हुआ, उसके बाद दूसरे तीसरे, यानी लास्ट से पहले वाले जो बीच के बच्चे होते हैं। मान लीजिए एक परिवार में 4 बच्चे हैं, तो पहला बच्चा हुआ, बीच के कौन से हुए, दूसरे और तीसरे नंबर के बच्चे बीच के बच्चे हुए। तो जो बीच के बच्चे होते हैं, मध्य क्रम के बच्चे होते हैं, उनके अंदर विश्वास और गर्व की भावना होती है, वे काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं। और जो सबसे लास्ट बर्थ का बच्चा होता है, जो सबसे छोटी संतान होता है घर का, वह क्या रहता है, वह डिपेंडेंसी देखी जाती है उसके अंदर, उसकी पर्सनालिटी में डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। वह सेल्फ सेंटर्ड होता है, आत्म केंद्रित होता है, और कई बार देखा गया है कि वह स्वार्थी भी होता है, अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल फैक्टर। जो सांस्कृतिक कारक हैं वह भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, यानी व्यक्ति की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर कौन से रीति रिवाज माने जाते हैं, वहाँ का रहन सहन कैसा है, तौर तरीके कैसे हैं, इन सब का भी प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो समझ में आ गया डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का निर्धारण कैसे होता है, कौन कौन से कारक हैं जो व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम अप्रोचेज ऑफ पर्सनालिटी को डिस्कस करेंगे, व्यक्तित्व के उपागम। धन्यवाद।